न्यू टैक्स रिजिम को लेकर बड़ी खबर यह है कि 3 लाख तक टैक्स नहीं, और इसमें आगे जानिए कि किस तरीके से 3 से 7 लाख 5% उसमें, और 7 से 10 लाख के लिए 10%, हालांकि 10 से 12 लाख तक के लिए 15% और 12 से 15 लाख के लिए 20% और 15 लाख से ऊपर 30% टैक्स को लेकर यह बड़ी खबर सामने आई है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट आपको सबसे महत्वपूर्ण बात यह बता दें कि किस तरीके से न्यू टैक्स रिजिम को लेकर ये बड़े फैसले हुए हैं, उसे समझने के लिए एक्सपर्ट्स की बकायदा टीम हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि इन्हीं एक्सपर्ट्स के साथ बात करने के लिए मेरे सहयोगी गौरव अग्रवाल भी TV9 भारतवर्ष के उसी बजट बाजार स्टूडियो से हमारे साथ हैं, जहां वो इस नए टैक्स स्लैब के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे कि आखिर किस तरीके से आम लोगों के लिए ये बड़ी खबर आज के इस बजट में सामने आई है। New tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows: 0 to 3 lakh rupees, nil; 3 to 7 lakh rupees, 5%; 7 to 10 lakh rupees, 10%; 10 to 12 lakh rupees, 15%; 12 to 15 lakh rupees, 20%; and above 15 lakh rupees, 30%. The standard deduction for salaried employees is proposed to be increased from 50,000 to 75,000 rupees. Similarly, deduction on family pension for pensioners is proposed to be enhanced from 15,000 to 25,000 rupees. This will provide relief to about 4 crore salaried individuals and pensioners. सुना आपने क्या कह रही थी वित्त मंत्री, और आइए अब आपको बताते हैं कि कितनी सैलरी में न्यू टैक्स रिजीम में कितना टैक्स देना होगा और कितने की बचत होगी। देखिए, 3 लाख की सालाना इनकम पर पहले भी कोई टैक्स नहीं था, अब भी कोई टैक्स नहीं देना होगा। छूट के साथ 7 लाख की इनकम पर कोई नफा नुकसान नहीं होगा। 10 लाख की इनकम पर पहले 52,000, अब 44,200 रुपए टैक्स, ऐसे में आपको 7,800 रुपए का फायदा होगा। 12 लाख की इनकम पर पहले 85,800 रुपए, अब 71,500 रुपए टैक्स देंगे आप, ऐसे में आपको 14,300 रुपए का फायदा होगा। अगर आप सालाना 15 लाख रुपए कमाते हैं और इस इनकम पर न्यू टैक्स रिजीम में पहले 1,45,600 रुपए टैक्स देना था, अब आज के बाद जब ये बजट लागू हो जाएगा 1,26,800 रुपए टैक्स देना होगा, ऐसे में आपको 18,800 रुपए का फायदा होगा। और देखिए, बिहार को क्योंकि काफ़ी एलोकेशन मिला है, आंध्र को ठीक ठाक पैसा मिला है इस बजट में, इस पर बात करते हैं क्योंकि इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बिहार विधानसभा से रुपेश कुमार हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। रुपेश, सबसे ज़्यादा किसी राज्य को अगर दिखता है अभी तक जो वित्त मंत्री का भाषण है फायदा, वो है बिहार। कई सारे एक्सप्रेसवेज, कई सारे जो पर्यटन के स्थल हैं उनके लिए, उनके विकास के लिए पैसा, काफ़ी कुछ बिहार का इस बजट में नाम रहा। बिहार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है इस बजट को लेकर? देखिए, बिहार की तरफ से जो प्रतिक्रिया है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा जी हमारे साथ हैं। हालांकि आरजेडी ये कह रही है कि कुछ नहीं मिला, ये छलावा है, धोखा है, झुंझुना मिला है। कल चूंकि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, वो मांग खारिज कर दी गई, लिहाजा अब झुंझुना पकड़ा दिया गया। देखिए, विशेष राज्य के मांग के दर्जे को लालू यादव जिस सरकार में मंत्री थे, केंद्र की सरकार यूपीए सरकार में उन्होंने ही खारिज किया था। भारतीय जनता पार्टी तो खारिज की नहीं है। और जहां तक विशेष राज्य के दर्जे का सवाल है, तो जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी बिहार की और लालू जी केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार चला रहे थे, तो विशेष राज्य का दर्जा बिहार को क्यों नहीं दिए? मैं तो केवल याद दिलाना चाहता हूं, इन्हीं लोगों ने विशेष राज्य के दर्जे को खारिज किया था। आज वही लोग सवाल उठा रहे हैं विशेष राज्य के दर्जा का। तो बिहार से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये परिवारवादी लोग हैं, इनको अपने परिवार से लेना देना है, राज्य से कोई लेना देना नहीं है, राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है। जहां तक बजट का सवाल है, तो आज का बजट बिहार के हित में जानदार, शानदार और बिहार को मालोमाल करने वाला बजट है। 5-5 जो एक्सप्रेसवे मिला है, पावर ग्रिड मिला, 26,000 करोड़ के सड़कों के लिए, काशी के तर्ज पर यहाँ जो बोध गया और राजगीर में जो है कॉरिडोर बनने को लेकर के। मान्यवर, क्या नहीं मिला आज बिहार को केंद्रीय बजट में? अच्छा, आपको रोकेंगे रुपेश, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, सुनते क्या कह रहे वो।
5-5 जो एक्सप्रेसवे मिला है, पावर ग्रिड मिला 26,000 करोड़ के सड़कों के लिए, काशी के तर्ज पर यहाँ जो बोध गया और राजगीर में जो है कॉरिडोर बनने को लेकर के। मान्यवर, क्या नहीं मिला आज बिहार को केंद्रीय बजट में? अच्छा, आपको रोकेंगे रुपेश, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, सुनते क्या कह रहे वो। उनकी पूरी टीम बहुत बहुत बधाई की पात्र है। साथियों, ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, यह बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। इन नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी। ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है। ये जनजातीय समाज, दलित, पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है। इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस बजट से छोटे व्यापारियों, एमएसएमईज को, यानी कि लघु उद्योगों का, उसकी प्रगति का नया रास्ता मिलेगा। बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर भी बल है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बल है। इससे आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी और गति को भी निरंतरता मिलेगी। साथियों, रोजगार और स्वरोजगार के अभूतपूर्व अवसर बढ़, ये हमारी सरकार की पहचान रही है। आज का बजट इसे और सुदृढ़ करता है। देश और दुनिया ने पीएलआई स्कीम की सफलता देखी है। अब इस बजट में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की है। इससे देश में करोड़ों करोड़ों नए रोजगार बनेंगे। इस योजना के तहत जीवन में पहली नौकरी पाने वाले युवा की पहली तनख्वाह हमारी सरकार देगी। स्किल डेवलपमेंट और उच्च शिक्षा के लिए मदद हो या फिर 1 करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप की योजना, इससे गांव के, गरीब के मेरे नौजवान साथी, मेरे बेटे बेटी देश की टॉप कंपनियों में काम करेंगे। उनके सामने संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। हमें हर शहर, हर गांव, हर घर एंटरप्रेन्योर्स बनाना है। इसी उद्देश्य से बिना गारंटी के मुद्रा लोन की लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है। इससे छोटे कारोबारियों, विशेष रूप से महिलाओं, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों में स्वरोजगार को बल मिलेगा। साथियों, हम सब लोग मिलकर भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे।
देश का एमएसएमई सेक्टर मध्यम वर्ग से जुड़ा हुआ है। एक प्रकार से एमएसएमई सेक्टर की ओनरशिप मध्यम वर्ग ही है और इसी सेक्टर से गरीबों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार भी मिलता है। छोटे उद्योगों की बड़ी ताकत, उस दिशा में हमारा अहम कदम है। इस बजट में एमएसएमईज के लिए ईज ऑफ क्रेडिट बढ़ाने वाली नई योजना का ऐलान किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स इकोसिस्टम को हर जिले तक ले जाने के लिए बजट में अहम घोषणा की गई है। ई कॉमर्स, एक्सपोर्ट हब्स और फूड क्वालिटी टेस्टिंग के लिए 100 यूनिट्स, ऐसे कदमों से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान को गति मिलेगी। साथियों, ये बजट हमारे स्टार्टअप्स के लिए, इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए ढेर सारे नए अवसर लेकर आया है। स्पेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का फंड हो, एंजल टैक्स हटाने का फैसला हो, ऐसे कई सारे कदम इस बजट में उठाए गए हैं। साथियों, रिकॉर्ड हाई कैपेक्स इकोनॉमी का एक ड्राइविंग फोर्स बनेगा। 12 नए इंडस्ट्रियल नोड्स, देश में नए सैटेलाइट टाउन्स का विकास और 14 बड़े शहरों के लिए ट्रांजिट प्लान, इससे देश में नए इकोनॉमिक हब विकसित होंगे और बहुत बड़ी संख्या में नए रोजगार बनेंगे। साथियों, आज डिफेंस एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड स्तर पर है। इस बजट में डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। आज पूरी दुनिया में भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है और भारत में टूरिज्म के क्षेत्र में नई संभावनाएं बनी हैं। टूरिज्म क्षेत्र गरीब और मध्यम वर्ग के लिए कई अवसर लेके आता है। इस बजट में टूरिज्म क्षेत्र पर भी विशेष बल दिया गया है। साथियों, एनडीए सरकार ने पिछले 10 साल में ये सुनिश्चित किया है कि गरीब और मध्यम वर्ग को लगातार टैक्स से राहत मिलती रहे। इस बजट में भी इनकम टैक्स में कटौती और स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी वृद्धि का फैसला लिया गया है। टीडीएस के नियमों को भी सरल किया गया है। इन कदमों से हर टैक्स पेयर को अतिरिक्त बचत होने वाली है। साथियों, देश के विकास के लिए भारत के पूर्वी क्षेत्र का संपूर्ण विकास पूर्वोदय के विजन द्वारा हमारे इस अभियान को नई गति, नई ऊर्जा मिलेगी। हम पूर्वी भारत में कई महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाईवेज, वाटर प्रोजेक्ट्स और पावर प्रोजेक्ट्स का निर्माण कर विकास को नई गति देंगे। साथियों, इस बजट का एक बहुत बड़ा फोकस देश के किसान है। अन्न भंडारण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम के बाद अब हम वेजिटेबल प्रोडक्शन क्लस्टर्स बनाने जा रहे हैं। इससे एक और छोटे किसानों को फल, सब्जियों, अन्य उपज के लिए नए बाजार मिलेंगे, बेहतर दाम मिलेंगे। तो दूसरी ओर हमारे मध्यम वर्ग के लिए फल, सब्जियों की उपलब्धता बढ़ेगी
और परिवार के लिए पोषण भी सुनिश्चित होगा। कृषि क्षेत्र में भारत का आत्मनिर्भर बनना समय की मांग है। इसलिए दलहन तिलहन की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को मदद की घोषणा की गई है। साथियों, देश में गरीबी समाप्त हो, गरीब का सशक्तिकरण हो, इस दिशा में भी आज के बजट में प्रमुख घोषणाएं की गई हैं। गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाना तय हुआ है। जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान सैचुरेशन अप्रोच के साथ 5 करोड़ आदिवासी परिवारों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा ग्राम सड़क योजना 25,000 नए ग्रामीण क्षेत्रों को ऑल वेदर रोड से जोड़ेगी। इसका लाभ देश के सभी राज्यों के दूर दराज गांवों को मिलेगा। साथियों, आज का बजट नए अवसर, नई ऊर्जा लेकर आया है। ये ढेर सारे नए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर लेकर आया है। ये बेटर ग्रोथ और ब्राइट फ्यूचर लेकर आया है। आज का बजट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के उस पूरी प्रक्रिया में कैटलिस्ट का काम करेगा। विकसित भारत की एक ठोस नींव रखेगा। सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से बड़े फैसले इस पूरे बजट में लिए गए हैं। और TV9 के स्टूडियो में लगातार हम एक्सपर्ट्स के साथ भी चर्चा कर रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण बात कही है। और इकोनॉमिस्ट इस वक्त आलोक सर हमारे साथ हैं। सर, ब्राइट फ्यूचर, बेटर अपॉर्चुनिटीज, अग्री करते हैं? क्योंकि यहाँ महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री ने इस वक्त बता दी कि बजट में क्या सोचकर इस विजन रखा गया है। इंटेंशन जो है उसके रिजल्ट्स तो 5 साल में आएंगे, लेकिन जो स्टॉक मार्केट के लिए क्या गया उसके रिजल्ट 1 घंटे में आ गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 4 करोड़ से ऊपर के रोजगार अवसर आएंगे, उसका टाइम फ्रेम 5 साल है। Okay. और कल जो इकोनॉमिक सर्वे था उसमें 78 लाख पर एनम आएगा, ऐसा हमने सुना था। तो ये बेसिकली रोड मैप है कि ऐसे ऐसे होना है। लेकिन एक चीज़ अगर आप बजट का एनालिसिस करें तो शुरू के करीब 45 मिनट्स फाइनेंस मिनिस्टर मैम ने सिर्फ और सिर्फ रोजगार, यूथ, यानी वो ये बताना चाह रही हैं कि वी आर रियली वेरी मच कंसर्न्ड। तो जो उनके प्लान्स हैं, इंटर्नशिप की पहली सैलरी सरकार देगी, ये अगर ज़मीन पे आते हैं और 5 साल बाद अगर हमारे पास 4 करोड़ से ज़्यादा नए रोजगार वाले नौजवान इकोनॉमी में होते हैं तो इकोनॉमी डेफिनेटली बहुत ऊपर जाएगी। तो पर वो रिजल्ट आने के लिए हमें 4 साल वेट युवा, किसान और महिलाओं पर जिस तरीके से फोकस किया गया उसमें इंपॉर्टेंट है। समीर, इस बारे में बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर जिक्र हुआ शेयर मार्केट का भी। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों को सागर बड़ा झटका लगा है। लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं इन्वेस्टर्स के। क्या लगता है आपको, जिस तरह से शॉर्ट टर्म गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म गेन टैक्स दोनों में इजाफा किया गया है, सरकार का मैसेज क्या है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स दोनों के लिए? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी सरकार इकोनॉमी को तो बूम कराएगी और बहुत सारी चीजें इस बजट में बात नहीं हुई, जैसे डिफेंस वगैरह के बारे में बात नहीं हुई है, क्योंकि इंटरम में ऑलरेडी बात हो चुकी है। अच्छा खासा फंड डिफेंस को जा चुका है। अभी इस बजट में बिल्कुल अलग अलग चीजें बात हुई है। और एक चीज आप समझिएगा, इंफ्रा पर फोकस है। बिहार में 26,000 करोड़ जा रहे हैं। अच्छा, जब इंफ्रा पर फोकस है तो यानी कि इनको डेवलप करने के लिए PSUs कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। तो मेरा एक सीधा सा ऐसा लग रहा है कि PSUs कंपनी ऊपर जा सकती हैं और उससे रिलेटेड जो भी कंपनियां वो सब ऊपर जा सकती हैं। और ये बात सरकार समझ रही है कि लोगों को समझ में आ रहा है कि स्टॉक मार्केट अभी ऊपर जाएगा, हम लेकर जाएंगे, ग्रो करेगी इकोनॉमी। तो मतलब इन्वेस्टर्स को डरने की जरूरत नहीं है? मुझे नहीं लगता इन्वेस्टर्स को डरने की आपके सवाल का जवाब मिल चुका है, मैं जानती हूँ। और गौरव, मैं जानती हूँ इन्वेस्टर के तौर पर इस वक्त आपकी भी बहुत क्यूरियोसिटी थी इस बजट को ध्यान में रखते हुए। अब आप भी एक्सपर्ट्स के साथ मौजूद हैं, तो बता दीजिए इन्वेस्टर्स क्या समझे, कैसे समझे, और मिडिल क्लास के टैक्स स्लैब को लेकर भी बहुत क्लैरिटीज अब हो चुकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और मेरे साथ तो सीए हैं जयंत सजीव, लगातार अभी हम इस बारे में बात ही कर रहे थे। लेकिन एक बड़ी खबर बता दूं पहले, बजट पर समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने सवाल उठा दिए हैं।
यूपी का नाम तक नहीं लिया, ये कहा है रामगोपाल यादव ने। ग्रामीण विकास के लिए कुछ नहीं है, ये रामगोपाल यादव ने कहा है। तो अब देखिए समाजवादी पार्टी यहां पर इस बजट पर सवाल उठाती हुई रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि ये बजट ऐसा जिसमें यूपी का नाम तक नहीं लिया गया। सबसे गलत बात तो ये हुई कि हमारे उत्तर प्रदेश का नाम तक नहीं लिया मैडम, पूरे 1.5 घंटे के भाषण, और बिना उत्तर प्रदेश के देश का विकास हो सकता है? खेती की अनदेखी, रूरल डेवलपमेंट पे कुछ भी नहीं कहा गया, सबसे कम अलॉटमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर को किया गया। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर और रूरल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान नहीं जाएगा देश तरक्की नहीं कर सकता। बहुत ही निराशाजनक बजट है। यूथ को अप्रेंटिस देने से नौकरी थोड़ी मिल जाती है, धोखा देने वाली बात। बिहार पे बहुत और आंध्रा पे फोकस था इस बजट में। नायडू और नीतीश जी को बहुत निराशा हुई हो, कुछ नहीं। आप क्या मानते हैं, इसको कितना नंबर देंगे इस बजट को? नंबर हम तो 0 देंगे, मैं तो अध्यापक हूँ। और बजट को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का क्या कहना, आपको ये भी सुनाते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल हमारे साथ हैं। मैम, आज बजट को आप किस तरह से देखते हैं और खासतौर से आपके मंत्रालय को क्या मिला? देखिए, आज लाइफस्टाइल डिजीजेस बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और कैंसर एक बहुत बड़ी समस्या है। जो कैंसर की मेडिसिन है उसको सरकार ने उसमें कमी की है। ये एक बहुत बड़ा निर्णय इस बजट के माध्यम से लिया गया है। और सीधे चलते हैं लखनऊ, हमारी सहयोगी प्रीति जुड़ चुकी हैं। प्रीति, रामगोपाल यादव तो कह रहे हैं यूपी वालों का नाम तक नहीं लिया गया, लेकिन आप तो लखनऊ में है, पूछिए यूपी वालों से, उनको ये बजट कैसा लगा, उनका क्या कहना है? बिल्कुल, सपा के जो नेता हैं वो जरूर कह रहे हैं कि यूपी वालों का नाम नहीं लिया गया, लेकिन मैं लोगों के साथ यहाँ पे मौजूद हूँ। ये वो लोग हैं, इनसे पूछ लेती हूँ और जानती हूँ कि इनको बजट कैसा लगा। ये बताइए, आप क्या कहेंगे बजट को लेकर, कैसा लगा बजट आपको? मैम, बजट तो सही है और जिन सेक्टर्स के ऊपर गवर्नमेंट फोकस कर रही है वो अच्छी चीज़ है। और मैंने ये भी देखा है कि डिफेंस सेक्टर में अच्छा करने की कोशिश है। 4 लाख से लगा बजट आपको? कितने नंबर देंगे? अगर मैं यूथ की बात करूं तो 10 में से मैं दूंगा 6 नंबर। कैसा लगा आपको बजट? बजट अच्छा ही माना जाएगा, क्योंकि इन्होंने लगभग ओवरऑल सारे सेक्टर पे इन्होंने फोकस किया है, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लगभग अच्छा भारत के विकास में इन्होंने, मतलब ये जो बजट है ये एक स्तंभ रूप के रूप में शामिल होगा। अच्छा लगा बजट? अच्छा लगा। नंबरिंग की बात है तो मैं इसमें लगभग 7 देना चाहूँगा। कुछ महिलाओं के पास भी चलते हैं, बताइए आपको कैसा लगा मैम बजट, कैसा लगा बजट आपको? जी, ओवरऑल तो बजट बहुत सही है, महिलाओं के लिए खासकर इसमें उन्नति हुई। हमारे मोदी सरकार ने कुछ सोचा हमारे लिए, तो ओवरऑल बजट बहुत अच्छा है। जी, अच्छा लगा। ये बताइए आपको कैसा लगा बजट? जी, मुझे भी अच्छा लगा। अच्छा लगा बजट आपको? जी, मैं भी 7 पॉइंट दूंगा। 7 नंबर। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा मैम। तो यहाँ पे आप सुन रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं ना, उनको बजट अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से महिलाओं की बात की जाए या जिस तरीके से रोज़गार की बात की जाए, तो उसको लेकर ओवरऑल जो यूथ है वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। उनका कहना है कि हमको बजट अच्छा लगा और ये जो बजट है इसमें जो चीज़ें सरकार ने शामिल की वो अच्छी और स्वागत योग है। बिल्कुल 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 प्रीति, बने रहे आप हमारे साथ। और देखिए, एक बात कही गई है कि विकसित भारत की नींव रखने वाला ये बजट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र किया। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट भी मौजूद हैं। दत्ता जी, डिफेंस सेक्टर को बहुत कुछ खास मिलने वाला है, ये उम्मीद तो थी, लेकिन ऐसा कुछ खास निकलकर सामने नहीं आया है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा ये थोड़ा मिसनोमर है, क्योंकि जो इंटरम बजट में 6.21 लाख करोड़ दिया गया था जी, क्योंकि जो भी हमारे डिफेंस प्रिक्योरमेंट है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, अगर मैं आज ऑर्डर देता हूँ किसी, मान लीजिए हवाई जहाज का या राफेल का जी, उसको आने में गेस्टेशन पीरियड लगता है, हो सकता है 2 साल 3 साल। यहाँ अगर हम तेजस बना रहे हैं तो जब तक हैल हमें बना के देगा 2-3 साल और लगेंगे। तो जिस समय हमने ऑर्डर प्लेस किया उसमें एडवांस देते हैं, जब हमारा ऑर्डर मैच्योर होकर आता है तब हम उसकी पेमेंट करते हैं। तो पेमेंट करते समय हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए। हालांकि जो इंटरम बजट में दिया गया वो एक दिखा रहा था कि इंपॉर्टेंस ऑफ डिफेंस, और अभी जो रिफ्लेक्ट किया है जो बजट के अंदर 4.54 लाख करोड़, ठीक है। इसका मतलब है कि जो आपका रेवेन्यू, आपका जो पे एंड अलाउंसेस, आपके जो
और एक्सपेंडिचर है सिविल डिफेंस वगैरह के, वो बराबर बरकरार हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का इसमें काम इसलिए किया होगा कि जब आपका ऑर्डर मैच्योर होके आएगा उस समय आपको पैसा चाहिए। तो मेरे को लगता नहीं कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला है डिफेंस बजट को, क्योंकि 10 में इंफ्रास्ट्रक्चर से कितने नंबर देते हैं आप इस बजट को? 10 में से तो हमारी उम्मीद तो थी कि 6.3 हो जाना चाहिए, और कम से कम 2% जीडीपी हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी 8% तो 8 नंबर तो हम देंगे। ठीक है, 8 नंबर फिर भी आप दे रहे हैं, यानी आपके हिसाब से संतोषजनक परफॉर्मेंस नजर आ रही है। सरकार ने जिन मुद्दों पर फोकस किया है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ न्यू टैक्स रिजीम जिसे अपनाने वालों को गौरव एक बड़ी राहत दी गई है निश्चित तौर पर। ओल्ड टैक्स रिजीम में जो लोग अभी भी हैं उनके लिए तो बेनिफिट जीरो नजर आ रहा है। न्यू टैक्स रिजीम में फायदा कितना हुआ है, अगर आप अपने एक्सपर्ट के जरिए समझा पाएं और दर्शकों तक ये बात पहुंचा पाएं कि उन्हें नफा कितना हुआ है इस बजट के बाद। बिल्कुल समीर, और मैं इसके लिए जाऊंगा डिजिटल वॉल पर, जहां पर हमारे एक्सपर्ट पूरा कायदे से एक एक स्लैब के साथ समझाएंगे आपको कि आखिर न्यू टैक्स, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में तो जैसा कि आपने कहा कुछ है नहीं, कुछ भी चेंजेस नहीं है। नए टैक्स रिजीम में, अच्छा ओल्ड टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो बड़ी लिमिट है उसका भी फायदा नहीं है ना? ओल्ड स्कीम में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके जो एटीसी का डिडक्शन है, 24 का डिडक्शन, उसमें कोई चेंज आया नहीं है। ओके, तो अब लगभग वो ये चाह रहे धीरे धीरे हम एक तरह से सनसेट क्लॉज की तरफ जा रहे हैं गौरव, जहाँ पे धीरे धीरे करके ये ओल्ड रिजीम को हटा ही देंगे। तो जयंत जी फिर आप अपनी एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए हमारे दर्शकों को अलग अलग इनकम वाइज, किसी की अगर सालाना 5 लाख है, किसी की 10 लाख है, किसी की 15 लाख है, एक स्ट्रक्चर बता सकते हैं कितना फायदा होगा न्यू टैक्स रिजीम में? 7 लाख तक तो पहले भी नील था। हाँ। 7 लाख तक तो पहले भी नील था। लिख दीजिए यहाँ पे नील। 7 लाख रुपए तक पहले भी नील था। हाँ। और 7 लाख रुपए तक आज भी नील है। इसमें कोई चेंजेस नहीं आए। ठीक है। प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हो जाती है? जब आपकी तनख्वाह 10 लाख रुपए तक आ जाती है। जैसे सपोज आप पहले जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, फायदा होता है? फायदा आप इसको देखिए, मेरे हिसाब से ये गौरव समझिए इस बात को, जो पुराना लेके बताइए, जो देखिए एक ओल्ड रिजीम होती थी और एक न्यू रिजीम है। आप देखिए, थोड़ा समझिए, कोशिश करिए, इसको मैं प्रॉब्लम क्यों बोल रहा हूं। ओल्ड रिजीम में आप एटीसी में बचत करते थे, ठीक, 24 में नया घर लेकर ब्याज की बचत करते थे, ठीक है। 80 टीटीए में आपको 10,000 रुपए मिलते थे, तो बहुत सारी स्कीम्स थी। अब आप कहाँ क्या बात कर रहे हो? आप सेविंग्स को, जो एक बहुत बड़ा एक हथियार होता था, मतलब एक आम होता था कि जहाँ पे जब आप रिटायर हो जाएंगे तो आपके लिए बेनिफिट, जरूरत के समय काम आता था। कहीं ना कहीं सरकार इस पर्टिकुलर चीज को कह रही है कि आप सेव करना चाहते हो तो आप अपनी मर्जी से करो, इस पे हम टैक्स बेनिफिट नहीं। चलिए, और न्यू रिजीम में? अब न्यू रिजीम में क्या किया है? 0 से 3 लाख तक आपको करना है, कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं, जो पुराना भी था। अब इन्होंने क्या किया है? पहले था 3 से 6 लाख, उसको बढ़ा दिया है 7 लाख। 7 लाख तक आपको देना है 5%, ठीक। 7 लाख से इन्होंने बढ़ा के कर दिया है 10 लाख, पहले 9 था, अब बढ़ा के कर दिया है 10%। पहले 6 से 9 था, वो 7 से 10 हो गया। अब 10 से 12 पे मिल गया है 15%, जो कि 9 से 12 था। पहले 9 से 12 था, अब हो गया 12 से 15, 12 से 15 20%, ये नहीं, 12 से 15 20%, और अब 15 से ऊपर 30%। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब कहीं पे भी आप देखो बेनिफिट आपका अगर नहीं, तो इसको एक मिनट, इसको यहां से हटाते हैं। अब मुझे जरा आप वो इनकम वाइज बताइए। जब सपोज आपकी 10 लाख रुपए की इनकम है, सपोज आपकी 10 लाख रुपए की इनकम है, ठीक है, ठीक। अभी आप पहले ओल्ड रिजीम में आते हैं। ओल्ड रिजीम मतलब न्यू टैक्स रिजीम में जो ओल्ड वर्जन था, जहां पे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए का मिलता था, अब वो बढ़ा के कर दिया है 75,000। तो यहाँ पे 25,000 रुपए का आपको एक तरह से एडिशनल फायदा मिला। अब तो आपका नेट बैठता है यहाँ पे 9,50,000, 9,50,000 नहीं, यहाँ 9,25,000, यहाँ पे 9,25,000, ठीक है, ठीक, 9,25,000, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेप वाइज कैलकुलेट करते हैं। 0 से 3 लाख पर आपको नील देना है, 3 से 6 लाख पे हम ये बात कर रहे हैं पुरानी रिजीम, मतलब ओल्ड न्यू रिजीम का पुराना स्लैब। जैसे जहाँ पे 50,000 था, अब आप ऐसे समझ लीजिए, एज पर बजट, ठीक है। हम इसको ऐसे चल लेते हैं, एज पर बजट। ये हमारा ओल्ड है, भले ही हमारी न्यू रिजीम है, बट हमारा ओल्ड चलेगा। एक मिनट मैं इसको क्लीन कर दूं। ठीक है, अब बताइए। अब 3 से 6 लाख पे था 5%, अब 3 लाख पे 5% हुआ 15,000, ठीक। अब 6 से 9 लाख पे, 6 से 9 लाख पे कितना था? 10%, कितना हुआ? 30,000 रुपए। 30,000। अब बचे आपके 50,000 रुपए। 50,000 पे आपको लगेगा 15%। कैलकुलेट करिए कितना हुआ? ये करीब हो गया 65, 7500, 6,500, 6,500, 6,000 नहीं,
ये आपका हो जाएगा 7500। 7500, इसको कैसे डिलीट करते हैं? ये अब इसको टोटल ऐड करिए। 1 मिनट रुकिए, अब लिखिए 7500। हाँ ठीक, अब इसको ऐड करिए 1545 6500 लिख दिया आपने। 7500। 1 मिनट रुकिए, डिलीट कर दिए। अब लिखिए। ठीक, हाँ अब 15 हो गया, ये आपका हो गया 45 52,500। ठीक है, इस पे 4% आपका सेस लगेगा। हाँ। जो पहले भी लगता था आज भी लगेगा। हाँ। अब आप नई रिजीम में आ जाइए। नई रिजीम में क्या है, 0 से 3 लाख नील, जो पहले भी था। अब 3 से 7 लाख पे इन्होंने लगा दिया 5%। ये कितना हुआ, बढ़ के हुआ 20,000 रुपए। ठीक है, अब 7 से 9 लाख, 7 से 10 लाख। अब देखिए 7 से 10 लाख का मतलब हो गया, अब आपका जो शेष बचा पैसा है वो है 2,25,000। 2,25,000 पे अब आपका जो टैक्स स्लैब पड़ेगा 10%, यानी 22,500। 22,500। तो ये हो गया आपका 42,500। ठीक है, तो अब आप देखिए, यहां था 52,500, अब हो गया आपका 22,500। तो मतलब करीब करीब 8 से 10,000 रुपए का फर्क पड़ेगा, और सेस के भी थोड़ा सा बेनिफिट पड़ेगा 4% का। तो 10,000 से कुछ ज्यादा, 10,000 से कुछ मतलब अगर आपकी इनकम 10 लाख सालाना है तो आपको न्यू टैक्स रेजिम में ही पिछले बार के मुकाबले इस बार करीब 10 से 11,000 के बीच का फायदा मिलेगा। लेकिन गौरव, एक चीज और समझने की जरूरत है आप सब, एक थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा ना हो कि कंफ्यूजन रह जाए। अगर हम ओल्ड रिजीम में रहते हैं, अगर हम ओल्ड रिजीम में रहते हैं, एटीसी का 1.5 लाख, 2 लाख रुपया ब्याज का, अगर आप वो सब कैलकुलेट करोगे, नहीं वो 10 लाख तक की इनकम वाले, जब वो इनकम ऊपर बढ़ेगी तो फिर ये फर्क बढ़ जाएगा। ठीक है, सही बात करें, लेकिन हमारे दर्शकों को ये समझ में आ जाना चाहिए, जिनकी 10 लाख रुपए के आसपास की इनकम है उसको मोटा मोटा 10,000 रुपए का न्यू टैक्स रेजिम में फायदा सरकार ने दिया है। ठीक है, अब ये इस पर और बात करेंगे, लेकिन चलते हैं अब सुरभि के पास। सुरभि, और जिस तरीके से एक्सपर्ट्स के जरिए हम इस बजट को आम लोगों के लिए आसानी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बता दूं इस वक्त एक्स चेयरमैन बीएसई सीए सेतु रत्नम रवि सर भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और सर, थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री को भी हमने सुना, उन्होंने कहा बेटर ग्रोथ ब्राइट फ्यूचर के तहत ये बजट बहुत खास रहा। आपकी इसको लेकर राय, और साथ ही इन्वेस्टर्स को और साथ ही मिडिल क्लास सैलरी पेड को लेकर भी लगातार हम यहाँ पर एक्सपर्ट्स के जरिए बजट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सर, तो पहली बात तो ये बजट में कुछ पॉजिटिव्स है। जो पॉजिटिव्स हैं कि सोलर एनर्जी, क्लीन एनर्जी, इस पे बहुत ज्यादा फोकस किया है। तो सबसे बड़ी बात है कि इस पे काफी फोकस किया है। दूसरा, जो कस्टम ड्यूटी निकाला है मिनरल्स पे, वो बहुत ही एक जो है कॉस्ट ऑफ मिनरल्स, जो हमारे लिए बहुत, लिथियम जो एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है हमारे लिए, वो उसका फायदा हमको होगा। तो लिथियम और गोल्ड का जो उन्होंने रिडक्शन किया है कस्टम ड्यूटी में, गोल्ड एंड सिल्वर, इससे भी बहुत एक इम्पैक्ट आएगा। और जो चौथी चीज है, जहाँ तक पर्सनल टैक्सेशन का है, इन्होंने एक तरह से नए रिजीम की ओर पुश किया हम लोग को कि नए रिजीम की ओर जाए, और उसमें जो स्लैब्स को रीवर्क किया है, ये जो 10 से 15 लाख के बीच के जो एसएससी से उनको फायदा होगा इसमें। और जहां तक इसमें एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट का सवाल है, वहां पे जो इंटर्नशिप का जो प्रोग्राम बनाया है, जो कि इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड करेगा, लेकिन ये बहुत ही एक अच्छी चीज करी है उन्होंने। क्योंकि इसमें क्या है, जो एक इंटर्नशिप से क्या होगा कि कम से कम जो यूथ को एक पाथवे होगा जॉब के लिए, तो ये एक अच्छी चीज है जहां तक मेरे को लगता है। बिल्कुल। रवि सर आप चेयरमैन रहे हैं बीएसई के, और आज हमने एक बात देखी, जैसे ही बजट में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में बढ़ोतरी का ऐलान हुआ, मार्केट धड़ाम हो गई। 10 लाख करोड़ हमारे निवेशकों के शेयर मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं उनके डूब गए। किस तरह से इससे मार्केट रिकवर होगी आने वाले वक्त में, क्या आप उम्मीद जता रहे हैं, और इस फैसले के पीछे आप क्या देखते हैं, मतलब ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए ये तो झटका है। देखिए, जो खास तौर से क्या था कि अगर आप देखें इंडिया के जो ट्रेडिंग पैटर्न्स को देखिए, डेरिवेटिव और फ्यूचर का जो पैटर्न देखिए, जो क्रेडिट है, कैश टू क्रेडिट, वो रेशियो बहुत ज्यादा है। अगर आप ग्लोबल स्टैंडर्ड से ज्यादा देखें तो डेरिवेटिव्स एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे लोगों ने ज्यादा पैसा डाला हुआ है। और क्या होता है कि कभी भी मार्केट क्रैश में सब स्मॉल इन्वेस्टर्स में बहुत नुकसान होगा। इसको डिस्करेज करने के लिए मेरे हिसाब से ये स्टेप लिया गया है। लेकिन सर, लॉन्ग टर्म गेन टैक्स भी तो बढ़ाया गया, 10 से 12.5% कर दिया गया। मैं उस पर आता हूँ। तो दूसरी चीज ये है कि क्यों उन्होंने किया है, क्योंकि लोगों ने, आपने मार्केट पर रैली देखा लास्ट 3-4 साल में, लोगों ने इसमें पैसा भी बनाया है, और इसके कारण उन्होंने इसको बढ़ाया है। तो जहां पे ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, जहां पे ज्यादा
कमाई होगी वहीं गवर्नमेंट टैक्स करेगी। ये एक प्रवृत्ति है हर गवर्नमेंट की। तो इसलिए आई थिंक उस डायरेक्शन में गए हैं, सबसे बड़ी बात। रवि सर, और दूसरा जी कंप्लीट करिए। और डेरिवेटिव्स को डिस्करेज करने के लिए, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को डिस्करेज करने के लिए मेरे हिसाब से, इट्स माय पर्सनल व्यू, ये इन्होंने किया है। रवि सर थैंक यू, हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हालांकि इस बीच एक और बड़ी खबर का मैं रुख करना चाहूंगी, क्योंकि अब राहुल गांधी की तरफ से भी बयान सामने आ चुका है और उन्होंने कहा ये कुर्सी बचाओ बजट है। गठबंधन के साथियों को खुश किया गया है, आम आदमी को कोई राहत नहीं मिली है। कांग्रेस के घोषणा पत्र की नकल की, ये राहुल गांधी की तरफ से पोस्ट किया गया है। हालांकि इकोनॉमिस्ट क्योंकि इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं, अब चौहान सर बता दीजिए राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वो कितनी सही है। वो तो कह रहे हैं कि आम आदमी को कोई राहत ही नहीं दी गई है। देखिए, ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, मगर उससे पहले आपने प्रधानमंत्री जी को भी सुना है, और प्रधानमंत्री जी ने कई साल पहले एक विकसित भारत एट 2047, जिसको मैं कहूँगा एक समृद्ध और महान भारत की एक उन्होंने नैरेटिव खड़ा किया था, और उसकी तरफ ये बजट ले जाया जा रहा है। इसमें इस बजट के में ये माना है कि जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है उसके 3 इंजन हैं। प्रथम कृषि। सर सॉरी टू बटन, ये ग्रोथ और ये डेवलपमेंट आप कहाँ होते हुए देख रहे हैं? क्योंकि बजट से पहले हम ये चर्चा कर रहे थे जहाँ बात थी कि आर्थिक और राजनीतिक मांग इसमें किस स्तर पर पूरी होती है। क्या यहाँ पर वाकई अपने सहयोगियों को खुश करने वाली वो बात कर रहे हैं, तो कुछ बदलाव ऐसे आप देख रहे हैं? देखिए, अगर पॉलिटिकल कंसिडरेशन होती हैं बजट में, मगर उनका भी अगर आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से देखें, बिहार को जो 46,000 करोड़ दिया है वो केवल बिहार के लिए नहीं है, क्योंकि बिहार हमारा एक ऐसा प्रदेश है जिसको विकास की बहुत ज़रूरत है। और अगर हम उसको जो इनइक्वलिटीज़ भारत में हैं, अलग अलग रीजनल डिस्पैरिटीज़ भी, तो बिहार को उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरत थी। और अगर ये राजनीतिक कारण भी बना है तो मैं मानता हूँ कि बिहार नहीं बल्कि पूरे देश के उस विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए बिहार के बगैर वो पूरा नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि जो 3 इंजन की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो कृषि है, युवा है, MSME है, और इन तीनों पर इस बजट में आप देखेंगे फोकस किया गया है। ठीक है, बिहार और आंध्रा पर फोकस तो बनता भी है सर। मोदी 3.0 में हम जानते हैं कि जेडीयू और टीडीपी की भूमिका कितनी बड़ी है, लेकिन विकसित भारत की नींव रखने वाला बजट इसे करार दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आपके मुताबिक ऐसे कौन कौन से आप 3 बड़े पॉइंटर्स इस बजट में देखते हैं जिसके चलते हम उस ओर बढ़ते नजर आते हैं, 2047 विकसित भारत? R&D में फोकस है, एंड ये वेजिटेबल क्लस्टर्स वो हमारे फोकस फूड सिक्योरिटी से न्यूट्रिशन सिक्योरिटी तक जा रही है, उसका इंडिकेशन है। देन डिजिटलाइजेशन के ऊपर है, एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड अप्रोच है, एंड देयर इज आल्सो रिकग्निशन दैट प्राइवेट सेक्टर R&D में मिलके काम कर, पब्लिक सेक्टर से के साथ मिलके काम करना है, वो भी उसका भी एक रिकग्निशन है। तो ये आई थिंक दिस इज अ फॉरवर्ड लुकिंग बजट। सर ये फॉरवर्ड लुकिंग बजट है, लेकिन नवनीत जी आप भी इसी बात को कह रहे थे कि चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए कैसे कड़ियों को जोड़ना ज़रूरी है ताकि रोजगार के अवसर बढ़े। क्या ऐसा होता हुआ नजर आया? सुनिश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल हाइप है या सर्च फॉर अ हेडलाइन है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन हमें इसकी जो सब हेडलाइंस हैं, जो फुटनोट्स हैं बजट में, उनको देखने की ज़रूरत है। एंड आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अभी कहा डिजिटाइजेशन, जो असल में नीतियों को कागज़ से ज़मीन पे उतारने की है। और हमारे पास ऑलरेडी एग्जाम्पल्स हैं। हमारे पास आधार के जो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं उसके एग्जाम्पल है, हमारे पास UPI का एग्जाम्पल है, और उसके अलावा डिजी यात्रा और ऐसे दर्जनों एग्जाम्पल है जहाँ पे नीति को कागज़ पे फ़ायदा उठाने में हमने देखा डिजिटाइजेशन का काम हुआ है। Exactly. इसलिए जो चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे महिलाओं की भलाई हो, चाहे रोज़गार हो, चाहे स्किल हो, ट्रेनिंग हो, हर चीज़ में आप देखेंगे कि डिजिटाइजेशन विल बिकम द बैकबोन ऑफ आवर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। ऑल इन ऑल क्या हम ये कह सकते हैं कि हर सेक्टर पे फोकस किया गया है? क्योंकि गौरव, एक्सपर्ट्स के जरिए भी इस वक्त हम यही समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि तमाम सेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आने वाले 5 साल या आने वाले वक्त के रोड मैप के तहत ही इन तमाम मुद्दों पर किस लिहाज से फोकस किया गया है और कैसे आने वाले वक्त में इसे एग्जीक्यूट करने का भी प्लान तैयार हो चुका है। गौरव बिल्कुल, और मिडिल क्लास की बात करें तो मिडिल क्लास फिलहाल थोड़ा खुश तो नजर नहीं आ रहा इस बजट से, क्योंकि कैपिटल गेन पे जो टैक्स लगा उससे भी उनको बहुत सारी दिक्कतें हैं। लेकिन गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री क्या कह रहे हैं ये सुन लेते हैं सुरभि।
देखिए, विशेष पैकेज केवल बिहार को तो मिला ही, पूरे देश को मिला, पूर्वांचल को मिला। और लालू यादव आरजेडी जो चिल्ला रहे थे, उन्होंने जब एक किंग मेकर की भूमिका में थे यूपीए सरकार में, तो उन्होंने कुछ नहीं दिया, बिहार को दरकिनार कर दिया। आज बिहार को नरेंद्र मोदी ने पहले भी 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया। अभी जो पैकेज दिया है, ये बिहार के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। चाहे पर्यटन स्थलों को, चाहे देव स्थलों को, चाहे एयरपोर्ट को, चाहे सड़कों को, चाहे उनके कृषकों को, ये बजट 4 स्तंभ पे खड़ा है। युवा, किसान, मजदूर, महिला। लेकिन कांग्रेस कह रही कि ये कागजी बजट है, इसलिए कि वो कागजी काम करते हैं, उनको यही नजर आता है। बिहार को कितना बूस्ट मिलेगा इस बजट से? इस बजट से विकास की ऊंचाइयों पर जाएगा। भारत एक मील का पत्थर साबित होगा विकास के रूप में बिहार को। जैसा कि हर बजट के बाद नजर आता है, सुरभि, सरकार के मंत्री तारीफों के पुल बांधते हुए इस बजट के नजर आ रहे हैं और इस बजट के खिलाफ ऑपोजिशन बहुत ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है। बजट को 10 में से 0 अंक दे रही हैं शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी। बजट प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना है, यह कहा है उन्होंने। कहा बिहार और आंध्रा को भी एक तरह से झुंझुना पकड़ाया गया है। मैं 10 में से इनको 0 ही दूंगी। ये जो पूरा मंशा थी इस बजट की, एक ही मंशा है, उसका टाइटल भी एक ही स्टेटमेंट में कर दूंगी कि उसको नाम कर देना चाहिए प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना। अलायंसेस ने आपसे मांग की थी कि आप उनको स्पेशल स्टेटस का दर्जा देंगे, आपने उनको झुंझुना पकड़ा दिया कि लिए लो आपके लिए 26,000 करोड़, 15,000 करोड़, ये वो फलाना ढिमका, उनको झुंझुना पकड़ाया गया। साथ ही साथ इर्द गिर्द जो पूरा उन्होंने बजट पेश किया है वो इसी सरकार को बचाने के हिसाब से किया है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि 2 एलाइज को आपने खुश कर दिया। 2 एलाइज आपके साथ महाराष्ट्र में भी हैं। आज तक महाराष्ट्र को सिर्फ एक रिच स्टेट माना गया है जहां से टैक्स आप हमेशा खींचते रहोगे पर वापस उसके लिए कुछ नहीं दोगे। इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स महाराष्ट्र के भी हैं, क्यों महाराष्ट्र को बार बार दरकिनार किया जाता है? लानत तो इस बात की है कि ये 2 एलाइज अब तक चुप बैठे हैं सत्ता का मौज करने के लिए महाराष्ट्र में। उन्होंने एक बार नहीं कहा होगा हमारे महाराष्ट्र के लिए किया। हालांकि प्रियंका चतुर्वेदी को आपने सुना, जिन्होंने 10 में से 0 ही दिए हैं। लेकिन अब बजट पर कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला फिलहाल क्या कह रहे हैं, ये सुनते हैं। कि अपनी कोई खुद की कोई योजना नहीं थी, इसमें भी इनको कोई योजना अपनी नहीं है। जो चीज़ कांग्रेस बोलती रही अर्थव्यवस्था के मामले में, वही मानने पर इनको मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों को जिस तरह से दिया गया है पैकेज के रूप में बहुत सारे पैसे, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, आप ये देखिए ना कि शुरुआत होगी झुकने की। जो हम जो मन में आएगा हम करेंगे, हम किसी के दबाव में नहीं झुकेंगे, झुकने की शुरुआत हो गई। और ये पैकेज कैसे देंगे देखने की बात है, क्योंकि जो है ये बड़ा मुश्किल काम है। इसको ये सिर्फ घोषणा हो सकती है, कैसे देंगे बाद में आपको पता चलेगा कि नहीं मिलेगा, इसमें रोना धोना बाद में होगा। और बजट पर डिंपल यादव का बयान भी आया है। उन्होंने कहा है महिलाओं के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं, महिला सुरक्षा पर कोई ऐलान नहीं। न्यूट्रिशन मिशन इस मौजूदा सरकार में आप चीज़ें तो लेके आते हैं लेकिन आप उनको परस्यू नहीं करते हैं, विच इज़ वेरी सैड। तो आपको लग रहा है कि महिलाओं के हिसाब से इस बजट में जो प्रोविजंस होने चाहिए थे, एटलीस्ट न्यूट्रिशन होना चाहिए, लेके उनकी सेफ्टी को लेके होना चाहिए, महिलाओं के कुछ भी नहीं है। घर का किचन का ध्यान रखा गया है मैम? मैं समझती हूँ किचन का ध्यान नहीं रखा गया है क्योंकि सरकार महंगाई के बारे में कोई स्टेप्स लेना ही नहीं चाह रही है। और जहाँ तक हम देखेंगे तो जो परचेजिंग पावर है जो रूरल एरियाज में है वो लगातार घटती जा रही है, इसके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। समीर, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ बजट में परचेजिंग और साथ ही किचन बजट को लेकर भी ज्यादातर महिलाओं के रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं, जो बात अभी फिलहाल डिंपल यादव। बिल्कुल, कुछ की उम्मीदें पूरी हुई हैं लेकिन ज्यादातर की उम्मीदों को लगा है झटका।